अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10th क्लास फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन के हवाले से। इस चैप्टर में बेसिकली आप डिफरेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, जैसा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, फिर डैम्प्ड ऑसिलेशन, देन वेव्स, उसकी टाइप्स और लास्ट में रिपल टाइम। लेकिन आज के फर्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अबाउट द सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इट्स डिफरेंट एग्जांपल्स। तो हम स्टार्ट करेंगे वाइब्रेटरी मोशन से कि व्हाट इज मीन बाय वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन या ओसिलेटरी मोशन क्या होती है? बेसिकली टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द वाइब्रेटरी और ओसिलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन मींस एक मीन पोजीशन के आगे पीछे हरकत हम क्या नाम देंगे? जैसे हमारे पास ये एक मीन पोजीशन है, तो एक बॉडी इस मीन पोजीशन के आगे फिर पीछे फिर आगे फिर पीछे हरकत कर रही है, तो बेसिकली ये एक वाइब्रेटरी मोशन का इजहार कर रही है, एक ऑसिलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे हरकत करना, दिस इज कॉल्ड द वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। अब इसकी एक स्पेशल काइंड है, दिस इज द स्पेशल काइंड ऑफ दिस मोशन इज SHM, मींस सिंपल हार्मोनिक मोशन। व्हाट इज मीन बाय द सिंपल हार्मोनिक मोशन? अगर हम इसकी डिफाइन करें तो इसकी डिफाइन जिस तरह से होगी कि occur when net force directly proportional to the displacement from mean position and is always directed toward mean position. This is the define of simple harmonic motion। क्या कि जो एक नेट फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्या किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट पर जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी फ्रॉम द मीन पोजीशन, लेकिन उस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी हमेशा किस तरफ होगी? टुवर्ड द मीन पोजीशन। अब इसको हम एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि आपकी 10th क्लास की सिलेबस के मुताबिक जो फर्स्ट एग्जांपल दी गई है वो है mass attached to a spring। हम बेसिकली अब ये बात डिस्कस करेंगे कि आपका जो मैस अटैच टू स्प्रिंग है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को किस तरह से ओबे करेगा, और इस टॉपिक के लास्ट में कुछ कंक्लूजन निकाले, कुछ रिजल्ट निकालेंगे और उनको यहाँ लिखेंगे और देखेंगे साथ कि वो कौन से रिजल्ट हैं, और आपके बाकी तमाम एग्जांपल्स में वही रिजल्ट अप्लाई किए जाएंगे। अलबत्ता अभी स्टार्ट करते हैं इसको। तो मैस अटैच टू स्प्रिंग, बेसिकली सपोज करें हमारे पास यहाँ पर एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर हमने एक स्प्रिंग को अटैच किया हुआ है, जिसके साथ एक कांस्टेंट मैस अटैच है। 5 kg 10 kg कोई भी मैस एक हो सकता है। हमने कांस्टेंट मैस को एक स्प्रिंग के साथ अटैच किया और वो स्प्रिंग आपका एक सरफेस के साथ अटैच किया गया। नाउ अब हम देखेंगे कि आपकी बॉडी इस वक्त एक रेस्ट पोजीशन पर है, जिसको हम क्या नाम देंगे? O। O इज द मीन पोजीशन। इस टाइम आपके पास जो स्प्रिंग है वो रेस्ट फॉर्म, इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही हम इस स्प्रिंग पर एक फोर्स अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि आपका जो स्प्रिंग है वो एक डिस्टेंस कवर करेगा और आपके पास जो मैस है
वो आ चुका है पोजीशन ए पर। ये पोजीशन ए हमारे पास बेसिकली एक एक्सट्रीम पोजीशन, एक पीक पोजीशन है कि हमने इस ऑब्जेक्ट पर, इस मैस को जो कि स्प्रिंग के साथ अटैच है, हमने इस मैस पर एक फोर्स अप्लाई की और इसको फोर्स अप्लाई करने के बाद इसे पीक पोजीशन ए पर ले आए। अब इस वक्त इस पर एक फोर्स हमने अप्लाई की जिसमें स्टोर है, और इस फोर्स की वजह से हम देखेंगे कि जैसे ही हम इस मैस को लीव करेंगे ए पोजीशन से, तो मूव करेगा टुवर्ड द पोजीशन ओ। लेकिन ये ओ पर जाकर ठहरने की बजाय आगे की तरफ मूव करेगा, और दैट इज द अदर पीक पोजीशन, दैट इज द बी। आपने मैस को रेस्ट पोजीशन से फोर्स अप्लाई करने के बाद कहां ले गए? ए पोजीशन पर। अब जब ए पोजीशन पर लेकर गए तो हमने इस पर क्या लगाई? एक फोर्स अप्लाई की। अब उस फोर्स को जब हम लोगों ने अप्लाई किया तो बॉडी आपकी पोजीशन ए पर चली गई। अब ए पर ले जाने के बाद आप जब इस बॉडी को लीव करेंगे, छोड़ेंगे, तो ये वापस मूव करेगा टुवर्ड द पोजीशन ओ, लेकिन ओ पर जाकर ठहरने की बजाय ये मूव करेगा बैकवर्ड टुवर्ड द पोजीशन बी, पीछे की जाने है। अब यहां रुका नहीं, बल्कि कहां गया? टुवर्ड द पॉइंट बी। अब यहां पर ये बात करनी है कि वो कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ए से पहले ओ पर आया, फिर ओ पर आकर ठहरने की बजाय कहां चला गया? पॉइंट बी पर। तो बेसिकली यहां पर हम सबसे पहले तो बात करेंगे उस फोर्स की हमने इस पर लगाई। हुक्स लॉ के मुताबिक आप किसी बॉडी पर जितना फोर्स अप्लाई करेंगे, जितनी उस पर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, उतना उसमें स्ट्रेन चेंज होगा। मतलब ये कि आप जिस बॉडी पर जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे वो उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द change in displacement, it means that कि आपने जितना एक बॉडी पर फोर्स अप्लाई की उतना ही उसके डिस्प्लेसमेंट में क्या आएगा? चेंज आएगा, उतना ही ज्यादा वो फासला कवर करेगा। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, अगर इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म किया जाए तो यहाँ पर आएगा F इक्वल है माइनस के एक्स के। अब यहाँ पर जो बेसिकली K है, K इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, K is the spring constant and depend upon the stiffness of the spring। ये stiffness of spring की लचक पे डिपेंड करता है। अगर और हम यहाँ बात करते हैं नेगेटिव साइन की, कि नेगेटिव साइन का मतलब यहाँ पर क्या था? तो नेगेटिव साइन का मतलब यहाँ पर ये है कि आप मैस m पर जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी टुवर्ड द मैस। मतलब हमने पहले मैस पर फोर्स अप्लाई की इसको पॉइंट ए पर ले जाने के लिए, लेकिन अब जब इसको छोड़ेंगे तो वापस कहाँ जाएगा? पॉइंट ओ पर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो नेगेटिव साइन शो ये कर रहा है कि आप जब भी कोई फोर्स अप्लाई करेंगे वाइब्रेटरी बॉडी के ऊपर, वो मैस के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। सो दिस इज अबाउट द हुक्स लॉ। अब यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक जो F है वो इक्वल है ma के। तो अगर हम यहाँ पर F की जगह ma की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा ma इक्वल टू माइनस के एक्स। अब m यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां डिवाइड करेगा तो a इक्वल आएगा माइनस के ओवर m एक्स के। k एक कांस्टेंट है, मैस m भी क्या है? एक कांस्टेंट है। ये मैंने टॉपिक के स्टार्ट में भी कहा था कि हम यहाँ कांस्टेंट मैस को अटैच करेंगे। तो जब ये दोनों फैक्टर्स कांस्टेंट हैं तो अगर हम यहाँ पर ये कह देते हैं कि k ओवर m इक्वल है कांस्टेंट के, तो a आ जाएगा इक्वल माइनस कांस्टेंट x। इस कांस्टेंट को अगर हम खत्म करें तो हमारे पास साइन आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का माइनस x का आ जाएगा। अब यहाँ पर जो लास्ट रिलेशन हम लोगों ने ड्राइव किया है, ये रिलेशन भी क्या शो करता है? रिलेशन ये शो करेगा
के जो एक्सेलरेशन है वो डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया उतना ज्यादा एक्सेलरेशन में चेंज आएगा। अब यहां से कुछ रिजल्ट निकलते हैं। वो रिजल्ट ये है कि जो फोर्स है ये मैक्सिमम होती है एट पीक पॉइंट। मतलब आपके पास जब हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड द पीक पोजीशन, मेन पोजीशन से पीक पोजीशन की तरफ, तो फोर्स में क्या आएगा? इंक्रीज आएगा। फोर्स क्या होगी? इंक्रीज। अगर हम आपके ओ पॉइंट से मूव करते हैं टुवर्ड द बी पॉइंट, क्योंकि ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, तो बी पॉइंट की तरफ हमारे पास फोर्स क्या होगी? इंक्रीज करेगी। लेकिन जब हम बी से ओ की तरफ आएंगे या ए से ओ की तरफ जाएंगे तो इस फोर्स में क्या आएगा? डिक्रीज आएगा, जो कि हुक्स लॉ के मुताबिक भी प्रूव है कि जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्ट है। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगी, अगर डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो फोर्स क्या होगी? कम होगी। तो फोर्स इज मैक्सिमम एट पीक पोजीशन बट जीरो एट मीन पोजीशन। इसी तरह से जो एक्सेलरेशन है इसके बारे में बात करें तो वो भी आपके इस लास्ट पॉइंट के मुताबिक शो होगा कि एक्सेलरेशन क्या है? मैक्सिमम होगा एट द पीक पोजीशन, क्योंकि बोथ आर डायरेक्ट। अगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो लिहाजा पीक पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम बट जीरो एट मीन पोजीशन के। इसके बाद अगर बात करें वेलोसिटी के हवाले से, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन के इनवर्स होती है। मतलब अगर एक्सेलरेशन जिस पॉइंट पे मैक्सिमम है वहां पे वेलोसिटी जीरो होगी, और जहां पे एक्सेलरेशन जीरो है वहां वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। तो इसका मतलब वेलोसिटी इज जीरो एट पीक पॉइंट और एक्सट्रीम पोजीशन एंड मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। अभी कुछ और रिजल्ट निकालना बाकी है। अब अभी हमने बात की कि आपकी बॉडी को हमने जब यहां से लीव किया तो वो मूव की टुवर्ड द पॉइंट टू। सवाल ध्यान में आता है कि वो कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपका जो मैस है, जो स्प्रिंग के साथ अटैच है, वो ए से ओ की तरफ गया या वापस बी से ओ की तरफ आया। दिस इज द रीस्टोरिंग फोर्स। restoring force. What is the restoring force? Restoring force एक ऐसी force है which pull or pushes the object toward the mean position. तो इसकी डिफाइन हम इस तरह से करेंगे, the force which pull or push the object performing oscillatory motion toward mean position. इसका मतलब ये है कि ऐसी फोर्स जो कि वाइब्रेटरी मोशन शो करने वाले ऑब्जेक्ट को, ऑसिलेटरी मोशन शो करने वाले ऑब्जेक्ट को वापस पुल करे टुवर्ड द मीन पोजीशन, टुवर्ड द मीन पोजीशन उस ऑब्जेक्ट को वापस पुल करे। दिस इज कॉल्ड द रिस्टोरिंग फोर्स। लेकिन अच्छा यहां से हम एक पॉइंट रिजल्ट में लिख सकते हैं, वो ये कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट पीक पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ जाता है तो उसकी वजह सिर्फ एक होती है, रीस्टोरिंग फोर्स। ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम पीक पोजीशन टू mean position
ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स, कि आपका ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन से ए या बी पॉइंट से हमेशा ओ की तरफ जब जाएगा तो उसकी वजह क्या होगी? रीस्टोरिंग फोर्स। नो, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, यहाँ पे सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ओ से ऑब्जेक्ट बी पर क्यों गया? जो मैंने पहले कहा था कि भाई बॉडी एम जो मैस है वो ए से ओ पर आया, लेकिन ओ पर अगर ठहरेगा नहीं बल्कि पॉइंट बी पर जाएगा, तो सवाल तब ये उठा था कि भाई इसकी वजह क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट ओ पे रुका क्यों नहीं? उसकी वजह क्या है? इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से आपका ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू रखेगा, ठीक है। तो चूंकि ऑब्जेक्ट आपका ओ पर आकर अभी मोशन में था, लिहाजा वहां पे रुकेगा नहीं, तो कहां जाएगा? टुवर्ड द पॉइंट बी। तो अब यहाँ पर एक और रिजल्ट निकला, वो रिजल्ट ये निकला कि आपका ऑब्जेक्ट जब मीन पोजीशन से पीक पोजीशन पे जाएगा, मतलब ओ से टुवर्ड बी जाएगा, बी से वापस ओ पर आएगा, तो ओ पर आके ठहरेगा नहीं, फिर वापस ए पर जाएगा। इस तरह से आगे पीछे हरकत अपनी कंटिन्यू रखेगा। लेकिन जब आपका ऑब्जेक्ट मेन पोजीशन से अवे जाता है, दूर जाता है, उसकी वजह क्या होती है? इनर्शिया। तो ये आप यहाँ पे लिख लें कि ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम mean position to peak position due to inertia। उसकी वजह क्या होगी? उसकी वजह इनर्शिया होगी। ये आपका रिजल्ट नंबर 5 यहां से आ गया। इसके बाद अब यहां पर एक बात काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के हवाले से करेंगे। बाद में हम इस ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी करेंगे, ये नहीं कि मोशन में लगातार मूव भी करता रहेगा, स्टॉप करेंगे। अलबत्ता उससे पहले से बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के हवाले से। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट वन काइनेटिक एनर्जी के हवाले से, तो काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास होती है वो मीन पोजीशन पर क्या होगी? दैट इज जीरो। लेकिन मैक्सिमम और एक्सट्रीम पोजीशंस पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? दैट इज अबाउट द जीरो। मीन पर मैक्सिमम और एक्सट्रीम पर जीरो। तो आप यहाँ पे इसको लिख लें, डायग्राम में मैं इसको मेंशन कर देता हूँ कि एक्सट्रीम पर काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है? जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है? मैक्सिमम। यहाँ पर भी बी पॉइंट जो कि पीक पोजीशन में ही आते हैं, तो यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होगी? मैक्सिमम। जबकि मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, जबकि पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होगी? जीरो। स्पेस चूंकि पूरी है तो देता हूँ साइड पे। काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो होगी एट पीक पोजीशन, बट मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। और अगर बात की जाए पोटेंशियल एनर्जी के हवाले से, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है ये मैक्सिमम होती है एट पीक पोजीशन एंड जीरो होगी एट मीन पोजीशन। इस चीज को मैं थोड़ा सा बता दूं, एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपकी बॉडी जब पीक पोजीशन पर जाती है, ए पर जाए या बी पर, वहां पे एक लम्हे रुकती है। रुकती क्यों है? क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्ट जब भी एक पीक पोजीशन पर आएगा तो वहां पर आके फ्यू टाइम के लिए, मे बी एक सेकंड के लिए, सेकंड के से भी कम टाइम के लिए रुकेगा जरूर। तो वहां पर चूंकि वो ठहरी पोजीशन होगा, एक साकिन हालत में होगा, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। और चूंकि वहां पे वो रुका हुआ होगा तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी? जीरो। और मेन पोजीशन पर चूंकि बॉडी मोशन में रहती है, तो लिहाजा वहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगा। नाउ अब टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। अगर हम बात करें कि भी आपका ऑब्जेक्ट लगातार मोशन करता जा रहा है, आगे पीछे मेन पोजीशन के है, तो वो रुकता कैसे? तो उसके रुकने की वजह हमारे पास क्या होगी? फ्रिक्शन। कि जब आपका ये मैच इस सरफेस के साथ, तो जब रेड कलर में नजर आ रही है लाइन, इस सरफेस के साथ जब मूव करेगा
तो जारी से उसको फ्रिक्शन फेस करनी पड़ेगी, और फ्रिक्शन फेस करने की वजह से विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी स्पीड में कमी आएगी, और वो वक्त के साथ साथ वो आपकी बॉडी क्या होगी, अपनी एक मेन पोजीशन पर आकर रुक जाएगी। दिस इज अबाउट द मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर अपनी मेन पोजीशन के आगे पीछे हरकत करता है तो वो किसकी एग्जांपल आएगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये छोटा सा एक लेक्चर था सिंपल हार्मोनिक मोशन के हवाले से कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास क्या है। अच्छा, यहाँ पे क्लास पॉइंट टाइम पीरियड का रह गया। टाइम पीरियड की हम बात करते हैं तो टाइम पीरियड के लिए आप यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे, वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट k ओवर m, दैट इज द फॉर्मूला यूजिंग फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द मास अटैच्ड टू स्प्रिंग। अच्छा, ये तो आपकी एग्जांपल होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन की फर्स्ट एग्जांपल। इसके बाद एक और एग्जांपल है, दैट इज द बॉल एंड बॉल मूवमेंट। बॉल एंड बॉल मूवमेंट के लिए हम थोड़ा सा बॉल एंड बॉल मूवमेंट या बॉल एंड बॉल मोशन, यहाँ पर से डायग्राम के थ्रू थोड़ी सी बात करेंगे, बाकी रिजल्ट सारे के सारे वही यूज करेंगे, बाकी तमाम बातें वही हैं। ये टॉपिक इतना कह लेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जितनी भी डिस्कशन है वो सारी की सारी यही है, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा एक एग्जांपल चेंज हुई है। तो ये सपोज करें कि हमारे पास एक बाउल है और इसमें हमारे पास ये एक बॉल थी जो कि एट पॉइंट ओ या मेन पोजीशन पर। अब हम अगर इस ऑब्जेक्ट को यहां से मूव करवाकर पॉइंट ए पर ले आते हैं, हमने ऑब्जेक्ट को उठाकर कहां ले आए, पॉइंट ए पर। और जब हम यहां से लीव करेंगे तो ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स ये वापस कहां पुल होगा, दैट इज पुल और पुश टुवर्ड द मेन पोजीशन, पर मेन पोजीशन पर रुकेगा नहीं, दैट इज मूव टुवर्ड द पॉइंट बी ड्यू टू द इनर्शिया। हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम मेन पोजीशन टू पीक पोजीशन ड्यू टू इनर्शिया। तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट ए से ओ की तरफ आएगा, लेकिन ओ पर आकर रुकेगा नहीं, बल्कि कहां मूव करेगा, टुवर्ड पॉइंट बी, एंड दैट इज द अदर पीक पोजीशन। और अब यहां पर किस वजह से गया, ड्यू टू द इनर्शिया। अब वापस ये बी से ओ पर आएगा, अब बी से पीक पोजीशन से मेन पोजीशन पर किस वजह से आएगा, तो ये रहा पॉइंट। ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम पीक पोजीशन टू मेन पोजीशन ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, कि ऑब्जेक्ट पीक पोजीशन से मेन पोजीशन पर आता है ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। तो बेसिकली यहां पर भी आपकी जो बॉल है, इस बॉल के अंदर टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगी अलोंग द मेन पोजीशन। इट इज द आल्सो एग्जांपल ऑफ द एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस टॉपिक के अंदर भी सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, फोर्स का, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मूवमेंट ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, मूवमेंट ड्यू टू इनर्शिया, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सारे के सारे पॉइंट हमारे पास यहाँ हैं, वही सेम यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो दिस एग्जांपल इज आल्सो वेरीफाई द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये हमारा छोटा सा लेक्चर था। अगर इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो हम उनसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उस प्रॉब्लम को, उस क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा।